हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द सिटीजनशिप सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। जैसे कि हमें पता है, हम अपनी पुरानी वीडियोस में सिटीजनशिप के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने आर्टिकल 5 to 11 जो कि सिटीजनशिप के ऊपर बेस्ड है वो पढ़ लिए हैं। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 भी हमने पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, इट अट्रैक्टेड कंट्रोवर्सी। इसने क्या की? कंट्रोवर्सी अट्रैक्ट की। जब इसको लाया गया तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी। लोगों ने इसका काफ़ी अपोज किया था। उन्होंने बोला था नो CAB। जब ये बिल था, क्योंकि नो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, लोगों ने क्या बोला? नो CAB। उससे पहले आप एक पॉइंट याद रखना, पॉइंट नंबर 1। जब हमने पुरानी वीडियोस में नेचुरलाइजेशन की बात की थी, नेचुरलाइजेशन क्या था? किसी भी फॉरेनर्स को सिटीजनशिप देनी है तो हम नेचुरलाइजेशन तरीके से दे सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला हमने याद किया था, 11/14 + 1/1। इसका मतलब क्या था? कोई भी 14 साल में से 11 साल वो इंडिया में रहा हो और 1 साल कंटिन्यू इंडिया में रहा हो तो वो एलिजिबल होगा इंडियन सिटीजन बनने के लिए। ये हमने पढ़ा था, राइट। पहला पॉइंट ये याद रखना। दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि जो इंडिया में है ना, इक्वालिटी अरिथमेटिक नहीं है। इंडिया में अरिथमेटिक इक्वालिटी ना होकर इंडिया में इक्विटी है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि इंडिया में क्या है? इक्विटी है। जिसको जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, ना कि सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, राइट। एज ऑन नीड बेसिस है ये। तो इंडिया में क्या है? रीजनल क्लासिफिकेशन अलाउड है। क्या अलाउड है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इंडिया में रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है बाय द आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड करता है। हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब है जैसे वुमेन है, चिल्ड्रन हैं, SCs हैं, STs हैं, इनके लिए स्पेशल लॉज बना रखे हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। इनके लिए एक्ट्स भी आते रहते हैं अलग अलग। तो ये दैट इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन, मतलब जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से हम रीजनेबल क्लासीफाइड करते हैं। जब इंडिया आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान क्या था? टोटली मुस्लिम डोमिनेटेड था, राइट। ऐसे ही हमारा बंटवारा हुआ था। तो पाकिस्तान था मुस्लिम डोमिनेटेड। मुस्लिम डोमिनेटेड का मतलब क्या हुआ? मुस्लिम डोमिनेटेड का मतलब हुआ कि मुस्लिम जो थी वो रिलीजियस मेजोरिटी में थी। मेजोरिटी में थी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान में अदर कम्युनिटीज़ थी नहीं। पाकिस्तान में थी अदर कम्युनिटीज़, जैसे कि हिंदू थे, सिख थे, जैन थे, बुद्ध थे, पारसीज, क्रिश्चियंस, ये सब अदर कम्युनिटीज़ भी थी पाकिस्तान में। और इनको ये माइनॉरिटीज़ में थी, तो ये कौन हो गई? रिलीजियस माइनॉरिटीज़। रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो इंडिया ने क्या सोचा? हमारी इंडिया ने, नेहरू जी ने सोचा कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, कौन? माइनॉरिटीज़, ये रिस्क में ना आ जाए, खतरे में ना आ जाए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब में यही हाल था। तो उन्होंने सोचा कि ये खतरे में ना आ जाए,
हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज तो उन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया। क्या किया? एक एग्रीमेंट किया। तो उस एग्रीमेंट को बोला जाता है नेहरू लियाकत एग्रीमेंट। कब किया? 1950 में। तब तक बांग्लादेश नहीं बना था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ही थे। तो लियाकत अली पीएम थे उस टाइम के। तो उनके साथ नेहरू जी ने एक एग्रीमेंट किया ताकि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में सेफ रहें, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए नेहरू लियाकत एग्रीमेंट हुआ। ये जो एग्रीमेंट हुआ इसमें म्यूचुअलशिप दिखाई गई, यानी कि म्यूचुअल प्रॉमिस ऑफ इक्वलिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इक्वलिटी दी जाएगी, ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस धर्म का है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये था उस एग्रीमेंट में। जो म्यूचुअल प्रॉमिस होता है, इसकी एक थ्योरी होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल हॉस्टेज थ्योरी। इसमें एक तरह से ये हो सकता है कि एक हाथ दो और एक हाथ लो, लाइक दैट। जैसे इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि मेरे पास कोई ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन है मेरे पास, और कोई एक एक्स इंसान है वो मेरी ज़मीन को लेना चाहता है। तो मैंने ये इसका ज़मीन का रेंट बोला, मतलब ज़मीन बेचने के लिए दाम बोले ज़मीन के 100 करोड़ या 10 करोड़ व्हाटएवर, ठीक है। तो इसने बोला कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे तुम ज़मीन दे दो, मैं इसमें फैक्ट्री वैक्ट्री लगाऊंगा, तब मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। तो मैंने क्या बोल दिया? नो। अगर अगर मैंने हाँ कर दी होती तो मेरी ज़मीन भी चली जाती, मुझे पैसे भी नहीं मिलते। बट इस एक्स इंसान ने क्या किया कि इसके पास कोई दूसरी ज़मीन थी, कोई घर था, गाड़ी थी, इसके पेपर्स दे दिए, या फिर कोई इंसान, कोई भी इंसान मुझे दे दिया कि जब तक मैं तुम्हारे पैसे ना लौटाऊं, इस इंसान को तुम अपने पास रख लो, तुम इससे जो भी काम करवाना हो काम करवाना, लाइक दैट। तो इन 100 करोड़ के बदले में उसने क्या किया? ये चीज़ें दे दी। बाद में जब 100 करोड़ वो चुका दे तो इनको वापस कर देना। दैट इज क्रिटिकल हॉस्टेज थ्योरी। मतलब एक चीज़ उसे दे दी है हमने और दूसरी चीज़ उससे ले ली है, लेकिन वो दूसरी चीज़ सिर्फ तब तक रहेगी जब तक वो इंसान उसके पैसे नहीं चुका देता। दैट इज क्रिटिकल हॉस्टेज थ्योरी। ठीक है, ये होप समझ में आ गई हो। तो हम कहाँ थे? म्यूचुअल प्रॉमिस ऑफ इक्वलिटी, नेहरू लियाकत एग्रीमेंट हुआ। इंडिया ने तो अपना प्रॉमिस निभाया, इंडिया ने क्या किया? अपना प्रॉमिस निभाया। लेकिन पाकिस्तान आदत से मजबूर, उसने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। इसने क्या किया? ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस, प्रॉमिस को तोड़ दिया, उसका उल्लंघन किया। पाकिस्तान में हिंदू जो थे वो अनटचेबल थे, उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया जाता था, कन्वर्जन हो रहा था पाकिस्तान में। और रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसीज, इनके साथ क्या हो रहा था? वॉयलेंट अटैक, इनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे। तो 2019 में जो मोदी गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोचा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आते हैं ताकि
ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो थोड़ी सेफ हो जाएं, इंडिया में आके भी सेफ हो सके, इंडिया में आ सके। इंडिया का जो क्राइटेरिया था किसी फॉरेनर को सिटीजनशिप देने का, उसको थोड़ा सा लूज किया गया, उसको थोड़ा सा आसान किया गया। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तब तक बांग्लादेश बन चुका है एज यू नो। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों कंट्रीज़ में सेम हाल है। इसमें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो भी सेम हैं और उनके साथ परसिक्यूशन भी होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने ये क्या सोचा कि ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है उसका एक स्पेशल केस है, राइट, स्पेशल केस बन गया। स्पेशल, जब जैसे स्पेशल केस बना तो हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। पढ़ा है कि स्पेशल केस होगा तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं इजीली। जैसे ही हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया तो हमने क्या किया, हमने जो क्राइटेरिया था 11/14 + 1/1 को चेंज करके 5/14 + 1/1 कर दिया। इसका मतलब क्या है, अदर फॉरेनर्स जो आते हैं इंडिया में उनको 14 साल में से 11 साल रहना पड़ेगा, लेकिन जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से आती हैं उनको 14 साल में से 11 साल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ 5 साल रहें +1, 1 साल रहें कंटिन्यू, 1 साल कंटिन्यू रहें तो वो इंडिया के सिटीजनशिप बनने के एलिजिबल होंगे। इससे क्या किया हमने, इससे क्या किया हमने, ओपन डोर्स टू इंडिया, हमने अपने दरवाजे खोल दिए उन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न सह रही थी, परसिक्यूशन सह रही थी, उनके लिए हमने दरवाजे खोल दिए। याद रखना, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की सिटीजनशिप को ले नहीं रहा है। नोबडी सिटीजनशिप इज टेकन अवे, किसी की भी नहीं जा रही है। एंड नोबडी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिटीजनशिप थ्रू दिस एक्ट, और किसी को हम एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं सिटीजनशिप से, ठीक है। ये सिटीजनशिप देने का एक्ट है, देने का एक्ट है, ना कि लेने का नहीं है। ये सिर्फ हम सिटीजनशिप दे रहे हैं इस एक्ट से। इसको क्रिटिसाइज पता है क्यों किया था, कि लोगों को लग रहा था कि यार इस एक्ट से ना हम सिटीजनशिप छीन रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिटीजनशिप छीन रही है। एक्चुअली जिन लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, जिन लोगों ने CAB लेकर आए, नो CAB, तो उन्होंने इस बिल को पढ़ा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं इसमें क्या लिख रहा है। उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट उन्होंने इसको जाना ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ देने का था, सिटीजनशिप देने का था, लेने का नहीं था। इसने सिटीजनशिप दी है रिलीजियस माइनॉरिटीज को, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज NRC। NRC की फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। लोगों ने इसको भी क्रिटिसाइज किया, लोगों को लगा ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के साथ है, तो लोगों ने जब इसको क्रिटिसाइज किया ना, तो इसको भी क्रिटिसाइज किया। और लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि अभी तक इसके जो नियम हैं, इसके जो रूल्स हैं, वो डिसाइड ही नहीं किए गए हैं, फिर भी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है। लोग जानते ही नहीं है इसके बारे में, फिर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था एक सेपरेट लॉ था, राइट, जबकि एनआरसी एक सेपरेट प्रोसेस है, दैट इज प्रोसेस। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तभी फोर्स में आ गया था जब इसको पार्लियामेंट ने पास किया था, लेकिन एनआरसी रूल्स आर येट टू बी डिसाइडेड, येट टू बी डिसाइडेड। अभी तो हमने इसको डिसाइड ही नहीं किया है और लोगों ने क्रिटिसाइज भी करना चालू कर दिया है, ठीक है। एनआरसी क्या है, अभी इसमें लिख रहा है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो ये क्या है, रजिस्टर है, दिस इज द रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर, ठीक है, किसका, सिटीजन्स का, मतलब कि इसमें नेम्स लिख रहे हैं, जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उन सबके नेम लिख रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन। इसका रिलीजन से कोई संबंध ही नहीं है, रिलीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपका नाम एनआरसी में लिखा जाएगा। ये एनआरसी में कोई भी रिलीजन को नहीं लिया गया, एनआरसी इज नॉट ऑल अबाउट द रिलीजन। जब भी एनआरसी लागू होगा ना तो वो रिलीजन के बेसिस पर ना नहीं होगा, कभी भी रिलीजन के बेसिस पर नहीं होगा। इट विल नाइदर अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नॉर कैन बी इट इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ना ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ना ही इसका आधार होगा रिलीजन। और किसी भी रिलीजन के नाम पर, किसी भी रिलीजन के नाम पर किसी से सिटीजनशिप छीनी भी नहीं जाएगी। लोगों को लग रहा था ये सिटीजनशिप छीनने के लिए आया है, तो रिलीजन के नाम पर किसी से सिटीजनशिप छीनी भी नहीं जाएगी, इस बेसिस पर कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करता है तो हम उससे सिटीजनशिप छीन रहे हैं, नहीं छीनी जाएगी, ठीक है। इसमें जितने भी क्रिटिसिज्म हुए हैं इसके, ऑल द क्रिटिसिजम्स आर बेसलेस। लोगों ने जिन्होंने क्रिटिसाइज किया उन्होंने इस एक्ट को समझा ही नहीं, उन्होंने एनआरसी क्या ये जाना ही नहीं, जस्ट उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, क्या किया, सिर्फ क्रिटिसाइज किया। सो आई होप ये क्लियर होगा, एनआरसी एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज असम अकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है वो असम अकॉर्ड क्या है, ठीक है। सो स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द बेसिक्स। जब इंडिया को आज़ादी मिली, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया में से दो हिस्से अलग हुए, दैट इज वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बंगाली स्पीकिंग था, बंगाली लोग थे वहाँ, बंगाली बोलते थे, जबकि जो वेस्ट पाकिस्तान था उर्दू स्पीकिंग था, उस वहाँ के लोग उर्दू बोलते थे। फ्रॉम द डे फर्स्ट वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेट ईस्ट पाकिस्तान, डे फर्स्ट से ये क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान को। लेकिन चेंज, सबसे बड़ा चेंज कब हुआ, 1960s के टाइम पर, जब ईस्ट पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक वेव आ गई, डेमोक्रेटिक लहर आ गई, क्या आ गई, डेमोक्रेटिक वेव आ गई। एक पार्टी आई 1960s के टाइम पर, दैट इज आवामी लीग। कौन सी पार्टी आई, आवामी लीग आई। उसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान थे। और सबसे बड़ा चेंज हुआ जब ये गवर्नमेंट आवामी लीग, यानी कि आवामी लीग 1969 में अपनी मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाती है, अपनी मेजोरिटी लाती है और अपनी मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाती है। तो
जो वेस्ट पाकिस्तान था उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या नहीं लगा? उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस टाइम पर जो वेस्ट पाकिस्तान था उसका पीएम था जनरल याया खान। जनरल याया खान। तो वेस्ट पाकिस्तान का पीएम ने क्या किया? ईस्ट पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया? मार्शल लॉ लगा दिया। और ये जो शेख मुजीबुर रहमान था इसको अरेस्ट कर लिया गया। याया खान ने क्या किया? ईस्ट पाकिस्तान में जनरल टिक्का खान को याया खान ने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया जनरल टिक्का खान को? कि तुम जाओ और 30 लाख बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम 30 lakhs बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स को मार दो। क्या कर दो? उनको मार दो, ताकि उन लोगों में, जो ये बंगाली स्पीकिंग लोग हैं, उनमें डर बैठ जाए और वो आगे से इस अवामी लीग को ना जिताएं। ये जो 30 लाख मुस्लिम्स मार रहे थे ये, तो इसको बोला गया ऑपरेशन सर्चलाइट। ऑपरेशन सर्चलाइट। कब हुआ था ये ऑपरेशन सर्चलाइट? 25 मार्च 1971। 25 मार्च 1971। ठीक है। 30 लाख बंगाली लोगों को मारने का आदेश दिया, ऑपरेशन सर्चलाइट था। तो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स थे, उन्होंने इंडिया में आना शुरू कर दिया। इंडिया में आना कब शुरू कर दिया? इस ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद। इस जो ये पाकिस्तान ये जीनोसाइड करवा रहा था, उस समय पर इंडिया में आए कौन? ईस्ट पाकिस्तानीज। बहुत बड़े नंबर में, ह्यूज नंबर में आए। लगभग 1 करोड़ रिफ्यूजीज इंडिया में आ गए। तो ये क्या बन गया? एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक चैलेंज बन गया। दिस विल बिकम अ वेरी ह्यूज डेमोग्राफिक चैलेंज फॉर द इंडिया। सो हमारी मैडम यानी कि इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि अब हमें मिलिट्री इंटरवेंशन करना ही पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? मिलिट्री इंटरवेंशन करना ही पड़ेगा। तो ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन किया, जो आर्मी ने पाकिस्तान को खदेड़ा, तो इसको बोलते हैं ऑपरेशन विजय। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन विजय चलाया हमारी आर्मी ने, हमारी फोर्सेस ने ऑपरेशन विजय चलाया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति दिलाई ऑन द 16 दिसंबर 1971 में। बांग्लादेश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। बांग्लादेश बिकम लिबरेटेड और एक नई कंट्री बन गई, दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हो गया और बांग्लादेश एक नई कंट्री बन गई। लेकिन इस वॉर के बाद क्या हुआ? आफ्टर दिस वॉर काफ़ी सारे बांग्लादेशी ऐसे थे जो इंडिया में ही बस गए। उनको इंडिया इतना अच्छा लगा कि वो वापस बांग्लादेश जाना ही नहीं चाहते थे। तो वो कंप्लीटली वेस्ट बंगाल एंड असम, ये 2 जगह ऐसी थी जहाँ पर लोग ज़्यादा बसे थे, वेस्ट बंगाल एंड असम। सो असम में भी और वेस्ट बंगाल में भी डेमोग्राफिक चैलेंज हुआ। ऑब्वियसली बात है, जब फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक चैलेंज को ऐसे समझ सकते हैं हम, आपके पास सोने के लिए एक बेड है, ठीक है, आपके पास खाने के लिए 2 रोटी हैं, दैट इज इनफ फॉर यू। बट अगर कोई 5-6 इंसान और आ जाए या फिर एक इंसान भी आ जाए ना, तो अब उन 2 रोटी में से आपको एक शेयर करनी पड़ेगी। आपको उस बेड में से भी आधा उसको हिस्सा देना पड़ेगा। आपके पास एक कंबल है तो आधा कंबल उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। तो आप जैसे रहते थे आप वैसे नहीं रह पाओगे। दिस विल बिकम चैलेंज। क्या बन जाएगा? ये चैलेंज, दैट इज डेमोग्राफिक चैलेंज बन जाएगा फॉर द हम आसाम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आसामीज के लिए ये डेमोग्राफिक चैलेंज बन गया, क्योंकि उन्हें अब
रिसोर्स से लेकर लैंड, कल्चर, पॉलिटिक्स में भी अगर उनका इंटरफेरेंस होगा तो भी आसामीज को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दे आर एलियंस फॉर आसामीज पीपल, बाहर के लोग हैं वो। तो इन सब चीज़ों पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो आसामीज जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। दे स्टार्ट द प्रोटेस्ट। उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। प्रोटेस्ट करने वाले कौन थे? ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, आसू। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसका लीडर था प्रफुल्ला मोहंतो। प्रफुल्ला मोहंतो कौन थे लीडर? प्रफुल्ला मोहंतो। इन्होंने प्रोटेस्ट किया, और ये जो धीरे धीरे स्लोली जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होने लगा। वायलेंस स्टार्ट हो गया असम में। उस समय के पीएम थे राजीव गांधी, नए पीएम बने थे। जब राजीव गांधी जी पीएम बने तो पंजाब में अलग प्रॉब्लम चल रही थी, खालिस्तानी डिमांड कर रहे थे कि हमें खालिस्तान बना के दो। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार अलग अलग जगह पर डिमांड उठ रही है, तो हमें इन डिमांड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिमांड को कम करना पड़ेगा। लोगों को समझाना पड़ेगा कि वो ऐसी डिमांड ना करें। उनको ये था कि जैसे अब पाकिस्तान में पंजाब में सिचुएशन हो गई है आउट ऑफ कंट्रोल, वैसे ही असम में ना हो जाए। तो राजीव गांधी जी ने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने किया जो हमारा टॉपिक है, दैट इज असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड किया उन्होंने ऑन 15th of August 1985। 15th of August 1985। ये जो उन्होंने एक दिन में ही नहीं कर लिया, ये असम अकॉर्ड था, ये एक दिन में नहीं किया। इसकी स्टार्टिंग 1979 से हो गई थी कि कुछ डिमांड उनकी मानी, तो 6 साल तक ये एगिटेशन चला था। ठीक है। 15 अगस्त 1985 में असम अकॉर्ड किया, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। फिर इसके बाद 1986 में पहली बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुआ। सिटीजनशिप एक्ट था, उसमें अमेंडमेंट हुआ 1986 में। दैट इज फर्स्ट टाइम हुआ है ना। 1955 के बाद पहली बार 86 में पहली बार हुआ। और जो कुछ भी इस डील के टाइम पर एग्रीमेंट हुआ था, इस असम अकॉर्ड में जो कुछ भी लिखा था उसको सेक्शन 6A में डाल दिया गया। जो कुछ भी एग्री हुआ उसको सेक्शन 6A में डाला। सेक्शन 6A में 3 बातें, 3 डेट याद रखना, 3-4। तो उन्होंने बोला पहले तो बिफोर जनवरी 1, 1966, पहली डेट ये याद रखना। दूसरी डेट बिटवीन 1 जनवरी 1966 एंड 25 मार्च 1971, दूसरी डेट ये है। एंड तीसरी डेट है आफ्टर 25 मार्च 1971। ये 3 डेट उसमें सेक्शन 6A में लिखी गई। सो उन्होंने बोला कि जो भी लोग बिफोर 1 जनवरी 1966, मतलब 1 जनवरी 1966 से पहले असम में आ चुके हैं, तो वो इंडियन सिटीजन्स हैं। क्या है वो? इंडियन सिटीजन्स हैं। दे आर
डीम्ड टू बी द इंडियन सिटीजन, उनको इंडियन सिटीजन ही समझा जाएगा। लेकिन जो लोग 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच में आए हैं ना, तो वो खुद ब खुद सिटीजनशिप नहीं मिलेगी उनको, यानी कि उनको सिटीजन नहीं समझा जाएगा, लेकिन वो एलिजिबल होंगे तो उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये मे था, मे बी शायद उनको सिटीजनशिप दे जाए अगर वो एलिजिबल हैं तो। इसमें 100% श्योर है कि दे दी जाएगी, इसमें 50-50 है। एंड इसमें 25 मार्च 1971 के बाद जो असम में आया है तो उनको क्या समझा जाएगा? इमिग्रेंट समझा जाएगा, उनको इमिग्रेंट समझा जाएगा। उनको वापस अपना बांग्लादेश जाना पड़ेगा, उनको वापस अपने कंट्री बांग्लादेश जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बोल दिया गया इस सेक्शन 6A में। लेकिन पता प्रॉब्लम क्या थी? एक बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। एक प्रॉब्लम ये थी कि जब 1 करोड़ रिफ्यूजीज आए थे, लगभग 1 करोड़ रिफ्यूजीज आए, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन कब आया है, कौन कब आया है? ये इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। ऐसे लाइक इसमें डेट रख दी कि 25 मार्च 1971। अगर कोई इसके बाद आया है तो कैसे पता चलेगा? अगर इसके कोई पहले आया है, हर किसी के पास तो लोग अपने आधार कार्ड, जन आधार कार्ड ये लेके नहीं आए होंगे, हर किसी के बारे में कैसे पता चलेगा? ऐसे तो जो लेजिट है उसको भी हम गलत मान लेंगे और जो गलत है उसको भी हम सही मान लेंगे। मतलब काफ़ी लोग बोल देंगे कि हम तो 25 मार्च 1971 से पहले ही आ गए थे, काफ़ी बोल देंगे कि हम तो 1966 1 जनवरी 1966 से पहले ही इंडिया में रहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है और हर ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड ये सारी चीज़ें हों, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों। तो इस समय पर हम बोल सकते हैं लॉ क्या था? अनक्लियर था। और मैंने पहले भी बताया है, जब जब लॉ अनक्लियर, एम्बिगुअस होता है तब तक हम उस लॉ का मिसयूज़ कर सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई है, मिसयूज़ ऑफ लॉ। जब जब लॉ अनक्लियर होता है तो उसका मिसयूज़ भी होता है। तो अब भी काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी जो कि असम में रहते हैं। तो असम जो लैंड है उस पर प्रेशर तो आ ही रहा है। तो असमीज़ लोगों ने क्या किया, अभी असमीज़ों ने क्या किया, एक पिटीशन फाइल करी। क्या फाइल की? पिटीशन फाइल की अगेंस्ट द सेक्शन 6A सेक्शन के अगेंस्ट उन्होंने पिटीशन फाइल की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये अनक्लियर लॉ है, अनक्लियर है, एम्बिगुअस है और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो। क्या करो? इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो क्योंकि ये अनक्लियर है। अब सेक्शन 6A से प्रॉब्लम तो अपनी वहीं की वहीं है। प्रॉब्लम पहले भी क्या थी? असम अकॉर्ड से पहले वही थी कि इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं। और अभी भी क्या हो रहा है? इमिग्रेंट्स हैं इंडिया, असम में, तो सेम प्रॉब्लम है। तो उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी थी सेक्शन 6A के अगेंस्ट। उन्होंने बोला कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो। तो जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट थे, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बोला कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं और प्लस में वो लेजिटिमेट भी हैं, मतलब सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? उनके पास पेपर्स नहीं है। क्या नहीं है? पेपर्स नहीं है। जो अपनी पहली 4-5 पीढ़ियों से वहीं रह रहे हैं, 4-5 जनरेशन्स से, लेकिन उनके पास पेपर नहीं है। तो
उनका क्या कसूर है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे लोगों का क्या कसूर है यार। अगर हमने सेक्शन 6A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया तो ये सब लोग भी पिस जाएंगे उसमें, कि जो लेजिटिमेट हैं, जो कि इंडिया को अपना घर मान चुके हैं, इंडिया को अपना मान चुके हैं, इंडियंस को अपना मान चुके हैं, तो उनका तो कोई दोष नहीं है, उनके पास सिर्फ पेपर नहीं है। इस बेसिस पर हम उनको इंडिया से निकाल दें, उनको बोल दे कि वो चले जाए अपने घर को छोड़ के। पहली 5 जनरेशन से वो रहते आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यू हैव टू चूज द लेसर एविल, you have to choose the lesser evil, and that the theory is known as greater good theory। क्या बोला जाता है इसको? ग्रेटर गुड थ्योरी बोला जाता है। यानी कि लेसर एविल का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो इनको भी पीस दो, ठीक है, मतलब सेक्शनल 6A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो और इन सबको भी इनके साथ पीस दो, या फिर जो थोड़े इलेजिटिमेट्स हैं उनको बुला दो। थोड़े क्या हैं? इलेजिटिमेट्स हैं, उनको बुला दो, उनको इंडिया में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सो की वजह से इन बहुत सारे लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। जस्टिस कांत ने ये बोला कि सेक्शन 6A, जस्टिस जो कांत थे उन्होंने बोला कि ये फ्रेटर्निटी, भाईचारे को दिखाता है। क्या दिखाता है? फ्रेटर्निटी को दिखाता है सेक्शन 6A। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया लिव एंड लेट लिव। लेकिन जो जजमेंट आया उसके जो जस्टिस थे JB फरीदवाला, उन्होंने बोला था कि ये जो सेक्शन 6A है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट तो 4:1 स्प्लिट डिसीजन आया था, तो इनके डिसीजन का मान्य नहीं होता, 4 का डिसीजन मान्य होगा 5 बेंच जजेस जो होती है उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि थोड़े जो इलेजिटिमेट है भी उनको रहने दो, लेकिन जो लोग एक्चुअली में इंडिया का एक हिस्सा बन चुके हैं उनके साथ नाइंसाफी मत करो। ठीक है, ये था असम अकॉर्ड, उसके ऊपर अभी जो डिसीजन आया था कुछ टाइम पहले, तो उसके बारे में मैंने बता दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।